स्टोरी रिटन बाय जेम्स अल्फ्रेड वाइट। ये जेम्स अल्फ्रेड वाइट ने चैप्टर लिखा है जिनका पेन नेम जेम्स हेडवेट है। ये इनका रियल नेम नहीं है, इनका पेन नेम है। वो एक वेटरिनरी सर्जन थे, वो एनिमल्स के डॉक्टर थे। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1916 को हुआ था और उनकी डेथ 23 फेब 1995 को हुई थी। वो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। दैट इज नंबर 1 ट्रिकी द डॉग हु इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। नंबर 2 मिसेस पम्फ्री जो कि उस डॉग की मालकिन है, उसकी मिस्ट्रेस है। एंड नंबर 3 द राइटर हिमसेल्फ मिस्टर डॉक्टर जेम्स हेडवेट। मैं बहुत चिंता में था इस बार ट्रिकी की हालत देख के। मैं तुरंत अपनी कार उनके पास ले गया, उस गली में जहाँ वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ घूम रहा था, और मैं उसे देखते ही चौंक गया क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ही मोटा हो चुका था, एक फूली हुई सॉसेज की तरह जिसके हर तरफ एक पैर लगा हुआ था। उसकी आंखें रक्त से भरी थी ऐसा लग रहा था, और उसकी आंखों में बहुत पानी दिख रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया कि किस तरह उसकी जीभ उसकी जबड़ों के बाहर लटकी थी। मिसेस पम्फ्री समझाने में ये बहुत जल्दी कर रही थी कि अब वो बहुत वीक हो चुका है, वो किसी भी एक्टिविटी में ध्यान नहीं देता, उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और मिसेस पम्फ्री को लगा कि वो मैल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से पीड़ित है, इसीलिए उन्होंने उसके खाने के बीच में सम मेल्ट एंड सम कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स ऐड कर दिया। माल्ट ग्रेन्स होते हैं, कॉड फिश की लिवर का ऑयल और उसे थोड़ा सा हॉर्लिक्स रात में वो देती ताकि वो सो जाए, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती थी, ऐसा मिसेस पम्फ्री कह रही हैं। तो डॉक्टर हेडवेट उनसे पूछते हैं कि जो मैंने मना किया था उसे मीठी चीज़ देने के लिए, क्या आपने वो कट डाउन की, उसे बंद किया? तो मिसेस पम्फ्री जवाब देती हैं, हाँ मैंने किया था, लेकिन वो मुझे बहुत वीक लगने लगा था, कमज़ोर लगने लगा था, और ये मुझसे देखा नहीं गया। और फिर वैसे भी उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है और मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ। मिस्टर हेडवेट उस छोटे से डॉग की तरफ देखते हैं। वो एक ट्रबल, एक मुश्किल, एक परेशानी की तरह दिख रहा था। उसकी अगर कोई भी गलती थी तो वो थी लालच। वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था, और इवन उसे ये पता भी नहीं था कि खाने को मना कैसे करते हैं। उसको दिन में कभी भी, दिन या रात में कभी भी उसे खाना दे दीजिए, वो तुरंत खा लेता। और मिस्टर हेडवेट को ये चिंता थी कि मिसेस पम्फ्री को इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। मिस्टर हेडवेट मिसेस पम्फ्री से क्वेश्चन करते हैं कि आप उसे ढेर सारी एक्सरसाइज दे रहे हैं या नहीं। तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं, हाँ ये मेरे साथ थोड़ा बहुत चल लेता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो हमारा गार्डनर हॉडकिन है, जो कि अभी कमर दर्द के कारण यहाँ नहीं है, वो इसे पहले ले जाता था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, तो इसे थोड़ा बहुत मैं ही लेके आती हूँ। मिस्टर हेडवेट ने बहुत समझाने की कोशिश की। वो उन्हें समझा रहे थे कि अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देंगी तो ये सच में बहुत बीमार हो जाएगा। मिस्टर हेडवेट ने मिसेस पम्फ्री को कहा कि आपको अपने दिल पे पत्थर रखना होगा और इसकी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी, तभी ये ठीक होगा, वरना इसे कोई नहीं बचा सकता। मिस पम्फ्री ने अपने हाथ मोड़े और कहा, हाँ मिस्टर हेडवेट, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं करूँगी। मुझे लगता है ये डिफ़िकल्ट है, मुश्किल ही नहीं, ये बहुत मुश्किल है। वो वहाँ से चले गए और वो डॉक्टर हेडवेट ने उन्हें न्यू रिजाइम दे दिया था, और उनके खाने का न्यू शेड्यूल बना के दे दिया था कि ट्रिकी को क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। मैं उनकी प्रोग्रेस बहुत ध्यान से देख रहा था। ट्रिकी अपना छोटा सा ट्विट कोट पहन के कैसे इधर उधर घूमता। उसके पास तो पूरी एक अलमारी ही थी कपड़ों से भरी हुई, जिसमें कि ठंडी के मौसम के लिए अलग कपड़े थे, रेनकोट बारिश के मौसम के लिए, और समर की सीजन्स के लिए अलग कपड़े थे। वो स्ट्रगल करता रहा अपनी बीमारी से, और मुझे तो लग रहा था कि कुछ दिन बाद मिसेस पम्फ्री का मुझे फ़ोन आएगा कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ख़राब है। और जैसा कि मिस्टर हेडवेट ने सोचा था, उसी तरीके से एक बार मिसेस पम्फ्री का कॉल आया कुछ दिन बाद। मिसेस पम्फ्री बहुत चिंता में थी। उन्होंने कहा,
कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है, इवन वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, और साथ ही साथ उसे बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, और वो अपना पूरा समय बेड पे लेटे लेटे इधर उधर ही बिता दे रहा है। वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो वॉक्स के लिए नहीं जा रहा है, और वो कुछ नहीं करना चाह रहा है, उसकी कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। मैंने अपने प्लान्स एडवांस में बना लिए थे। मुझे पता था कि अगर ट्रिकी को कोई चीज़ ठीक कर सकती है तो वो है उसे उस घर से निकालना। मैंने सजेस्ट किया कि उसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, कम से कम 15 दिनों के लिए, ताकि वो मेरी ऑब्जर्वेशन में रहे। वो बेचारी औरत एकदम बेहोश जैसी होने लगी थी। उसे ये पक्का पता था कि वो दर्द के मारे मर जाएगी अगर वो एक भी दिन ट्रिकी को ना देखे। लेकिन मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया था। ट्रिकी की तबीयत बहुत ख़राब थी, और अगर कोई भी चीज़ उसे बचा सकती थी तो वो थी कि उसे उस घर से निकाला जाए, और इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। मिसेस पम्फ्री ने कैसे भी करके ये बात मानी, तो फिर मैं उस छोटे से डॉग को ब्लैंकेट में लपेट के अपनी कार की तरफ चल दिया, मार्च करने लगा, बाहर निकला उस घर से। मिसेस पम्फ्री का सारा स्टाफ और उनकी मेड खड़े हो गए, सब बहुत बिजी हो गए, सब अंदर बाहर करने लगे। कोई उसका दिन का बेड लाता, कोई उसका रात का बेड लाता, कोई उसकी फेवरेट कुशन्स लाता जो उसे बहुत पसंद थे, उसके फेवरेट खिलौने, उसकी रबर रिंग्स, कोई नाश्ते की कटोरी लाता, कोई लंच बाउल लाता, कोई रात की खाने की बाउल लाता, और ये सब सामान सब बाहर ला रहे थे। मैंने समझ लिया कि ये सब मुझे ले जाना पड़ेगा। मैंने पहले ही ठान लिया था कि मैं अपनी कार के साथ कोई भी एक्स्ट्रा स्टफ़ नहीं ले जाऊंगा, इसीलिए मैं वहाँ से चलने लगा। और जैसे ही मैं गया, मिसेस पम्फ्री ने रोते रोते एक आम फूल अपना हाथ में भर के थोड़े जो भी उसके कोट्स थे ट्रिकी के, वो खिड़की से फेंकने लगी ताकि मैं उसे ले जाऊँ। मैं वहाँ से कार लेके निकल ही रहा था कि मैंने शीशे में देखा और सब लोग आंसू में थे। मैंने उस छोटे से जानवर की तरफ थोड़ी देर के लिए देखा और उसकी पीठ थपथपाई, तो बड़ी मुश्किल से उसने जाके अपनी पूँछ हिलाई। मैंने सोचा कि बेचारा जानवर, अभी तुम्हें बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ठीक कैसे करना है। मिस्टर हेराइट उसे अपनी सर्जरी पे लेके गए, जहाँ उनकी पेट डॉग्स जो उनके घर पहले से थी उन्होंने आके उन्हें घेर लिया। ट्रिकी ने सबको डल आइज से देखा, नम आँखों से देखा, और जैसे ही मिस्टर हेराइट ने उसे कार से उतारा, वो मोशनलेस होकर कारपेट पे बैठ गया। उसने कोई हलचल नहीं दिखाई। बाकी डॉग्स उसके आसपास आए, उसकी तरफ घूमे कुछ देर, उसे सूंघा, और जब उन्हें लगा कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो वो उसे इग्नोर करके चले गए। मिस्टर हेराइट ने बाकी जानवर जहाँ सोते थे उन्हीं के पास ट्रिकी का एक वार्म लूज बॉक्स में घर बना दिया जिसमें वो सोता था। 2 दिन तक मिस्टर हेराइट ने उस पर कड़ी नज़र रखी, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ढेर सारा पानी दिया। और 2 दिन बाद उन्होंने उसमें देखा कि उसमें बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, वो अपने आसपास के लोगों की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, और तीसरे दिन तो वो बाकी डॉग्स की आवाज़ सुन के हलचल भी करने लगा था। जब मिस्टर हेराइट ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी धीरे धीरे दौड़ते हुए बाहर निकला और जॉय से जाके भिड़ गया। जॉय एक ग्रे हाउंड टाइप था, जो कि एक डॉग की प्रजाति है, और उसके फ्रेंड्स थे उसके साथ में। और कुछ देर रोल करने के बाद और ट्रिकी को अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद जो डॉग्स थे वो गार्डन के बाहर दौड़ने लगे, और ट्रिकी भी अपने आवश्यकता से अधिक मोटापे के साथ उनका पीछा करने लगा। उस दिन के बाद मैं खाने के समय वहाँ मौजूद था जब वो लोग खा रहे थे। मैंने देखा कि ट्रिस्टन ने खाना कटोरी से गिरा दिया है, और तब वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी, झड़प होने लगी थी खाना खाने के लिए, और सब फटाफट खा रहे थे, क्योंकि हर डॉग जानता था कि अगर वो थोड़ा सा भी पीछे पड़ गया तो वो खुद ही उत्तरदायी होगा आखिरी में कंपटीशन करने के लिए, जो कि तब होती है जब खाना थोड़ा बचा होता है और डॉग्स ढेर सारे होते हैं और सबको लास्ट पीस खाना होता है। जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया, ट्रिकी शाइनिंग बॉल्स जो कि साफ़ हो गई थी इसलिए वो चमकने लगी थी, तो उसके आसपास गोल गोल घूमने लगा। अब वो उसे धीरे धीरे चाट रहा था, 1-2 बार उसने चाटा। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखी गई ताकि ट्रिकी खा सके, क्योंकि वो उनके बीच में भिड़ नहीं पा रहा था। और मैंने देखा
कि वो उसने अलग बाउल में नहीं खाया बल्कि बाकी डॉग्स के साथ ही उसमें जॉसल करने लगा था। और तब से उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ हो गई। उसे किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। वो डॉग्स के साथ बाहर जाता, उनके साथ रह के वो उनके साथ जीना सीख गया था, बिकॉज़ वही उसकी रियल लाइफ थी। उसने जाना कि कैसे खेलते हैं, कैसे डॉग्स के साथ मस्ती करते हैं, और वो एक उस गैंग का मेंबर बन गया था जो कि बहुत सिल्की था और शैगी था। और वो टाइगर्स की तरह लड़ता था और मील टाइम्स में साथ में शेयर करते थे, रैट्स को हंट करते थे। ओल्ड हैन के हाउस में वो रैट्स पकड़ते थे रात में, और ये उसकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। उस समय मिसेस पम्फ्री बहुत चिंता में रहती थीं और ट्रिकी से हमेशा मिलना चाहती थीं। मिसेस पम्फ्री दिन में दर्जनों बार मिस्टर हैरोल्ड से पूछती कि उनका ट्रिकी कैसा है, अब वो कुछ डेवलप कर रहा है कि नहीं, उनकी कुशन्स की कवर बदली जा रहे हैं कि नहीं, ट्रिकी को वेदर के हिसाब से परफेक्ट कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। मिस्टर हैरोल्ड ये सब क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं देते थे, लेकिन इतना कह देते थे कि अब वो डेंजर से बाहर है और वो बहुत ही तेज़ी से ठीक हो रहा है। और मिसेस पम्फ्री अब उसके लिए रोज़ राउंड गोल फ्रेश अंडे लाने लगी। 2 दर्जन एक बार में वो लाती थी, और वाइन भी लाती थी। वाइन और एग्स मिस्टर हैरोल्ड और उनके फ्रेंड्स यूज़ किया करते थे। वो डेली सुबह 2 अंडे खाते थे अपने ब्रेकफास्ट में, और साथ ही साथ 2 ग्लास वाइन भी पीते थे। कुछ दिन बाद ब्रांडी भी आने लगी। अब तो ऐसा लगता था जैसे मिस्टर हैरोल्ड की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई है। ये सब ट्रिकी की ब्लड को बढ़ाने के लिए था, लेकिन ये सब मिस्टर हैरोल्ड और उनके फ्रेंड्स यूज़ करते थे। अब तो मिस्टर हैरोल्ड की ये इच्छा होने लगी थी कि ट्रिकी उनका परमानेंट गेस्ट बन जाए, ताकि ये सब चीज़ें आती रहें। लेकिन वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्री 15 दिन से कैसे सफ़र कर रही हैं, और हर वक्त उनका फ़ोन आता रहता था कि उनका लिटिल डॉग कैसे रिकवर कर रहा है। और कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने देखा कि सर्जरी के बाद एक 30 फीट ऊंची ब्लैक मैटर की चीज़ आई है। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो मिस्टर हैरोल्ड ने देखा कि अंदर मिसेस पम्फ्री बैठी हुई हैं। उनके लिप्स बहुत ट्रेम्बल कर रहे थे, और उन्होंने मिस्टर हैरोल्ड से पूछा, मुझे सच सच बताओ कि क्या अब वो सच में बेहतर है। मिसेस हैरोल्ड ने कहा, हाँ अब वो बेहतर है, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ले आता हूँ। मिस्टर हैरोल्ड गार्डन में गए, और ढेर सारे कुत्ते जहाँ वो खेल रहे थे वहाँ से वो ट्रिकी की उठा के लेके आए। उसके कान हिल रहे थे, वो अपनी पूँछ हिलाते हिलाते फटाफट गोल्डन फिगर का डॉग हो गया था ट्रिकी। और 2 हफ्ते में वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गया था, और अब वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था। वो उतना फैटी भी नहीं था जो कि एक सॉसेज की तरह लगता था, अब वो एक हार्ड मसल्ड बन गया था। उसकी चेस्ट ऑलमोस्ट ग्राउंड को ब्रस्ट करते थे। वो उसे मिसेस पम्फ्री के पास लाया, और वो फटाफट कार की डोर पे आते ही मिसेस पम्फ्री की गोद में जाके बैठ गया और उनको लिक करने लगा। मिसेस पम्फ्री ने कहा, ओ माय डियर डॉग, तुम कितने चेंज हो गए हो। और उन्होंने उसके सारे टॉयज़, कुशन्स, कोट्स, बाउल्स कुछ भी यूज़ नहीं किया। उन्होंने ये सब कहा, और जैसे ही कार गई मिसेस पम्फ्री ने खिड़की से बाहर निकल के उन्होंने अपनी उनकी आँखों में आंसू थे, और उनकी होंठ ट्रेम्बल कर रहे थे, और उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरोल्ड, मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं। ये सर्जरी की जीत है। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। Written by James Hedrick. Thank you so much for watching our video. Please like, share, comment and subscribe.